ऐसा काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जहां जहां जिंदगी तो हर कोई जहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदम की मिसाल बन जाए। जिंदगी जियो तो एक मिसाल बन जाए। नमस्कार साथियों, सहज ऑनलाइन यूट्यूब निःशुल्क क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2024 प्रथम प्रश्न पत्र हमने शुरू कर रखा है राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो चलिए साथियों, जुड़िए हमारे साथ, आगे शुरू करते हैं। राजस्थान के भौतिक स्वरूप में हमने इससे पूर्व पढ़ लिया था। राजस्थान का जो मरुस्थल है शुष्क प्रदेश है। अब राजस्थान के भौतिक विभाग में हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा भाग, जो कि अर्धशुष्क मैदान या जिसे बोलते हैं राजस्थान बांगर। क्या बोलते हैं? राजस्थान बांगर। रेतीले प्रदेश के यह पूर्व व अरावली के पश्चिम में लूनी नदी के जल प्रवाह क्षेत्र में यह क्षेत्र अवस्थित है। यानी कि जो अर्धशुष्क मैदान है यह रेतीले प्रदेश के पूर्व में और अरावली के पश्चिम में लूनी नदी के जल प्रवाह क्षेत्र में यह अवस्थित है। इसके उत्तर में घग्गर का मैदान है। इसके उत्तर में क्या है? घग्गर का मैदान है। तो वहीं उत्तरी पूर्व क्षेत्र में शेखावाटी का आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र है। दक्षिण पश्चिम में लूनी नदी बेसिन है और मध्य में नागौरी उच्च भूमि स्थित है। वहीं जो अर्धशुष्क मैदान है उसके भी आगे 4 उपभाग किए गए हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वह है घग्गर का मैदान। घग्गर यानी कि बटनेर, हनुमानगढ़ या श्री गंगानगर, अनूपगढ़ के आसपास का क्षेत्र। अर्धशुष्क प्रदेश का यह उत्तरी भाग घग्गर वैदिक सरस्वती का भाग है। हम सभी को विदित है कि वैदिक काल में यहां सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र था। उसी के पेटे में वर्तमान में घग्गर नदी प्रवाहित हो रही है। और घग्गर नदी की बात करें तो यह हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और वर्तमान जिला बना अनूपगढ़ जिले में विस्तृत रूप से यह प्रवाहित होती है घग्गर नदी। हालांकि सामान्य वर्षा होने पर यह बटनेर के आसपास ही विलुप्त हो जाती है, लेकिन कहते हैं जब इसी नदी में बाढ़ आ जाती है तो इसका प्रवाह क्षेत्र श्री गंगानगर और श्री गंगानगर के अनूपगढ़, वर्तमान में अनूपगढ़ नया जिला भी बन गया है। अनूपगढ़ में यह पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक यह नदी चली जाती है। वहां इसे हकरा भी कहा जाता है। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो घग्गर नदी का पाट है, यानी कि जो इसका पाट है घग्गर नदी का, इसे हनुमानगढ़ में क्या बोलते हैं? नाली। क्या बोलते हैं? नाली। प्रश्न आ जाए कि नाली किसे कहा जाता है, तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? घग्गर नदी का जो पाट है इसे क्या बोलते हैं? हनुमानगढ़ में नाली बोलते हैं। पौराणिक काल की जो सरस्वती नदी है उसकी यह सहायक नदी मानी जाती है। फिर हम अर्धशुष्क प्रदेश का द्वितीय भाग करने जा रहे हैं जिसे कहा जाता है लूणी जवाई बेसिन अथवा गौडवाट क्षेत्र। अर्धशुष्क प्रदेश का द्वितीय भाग क्या कहलाता है? गौडवाट क्षेत्र या लूणी जवाई बेसिन। अब जैसा कि इसके नाम से ही विदित हो रहा है कि यह लूणी व उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है, जिसे क्या बोलते हैं? गौडवाड़ प्रदेश बोलते हैं। और यह जो क्षेत्र है यह जोधपुर जिला, जालौर व पाली में स्थित है। यानी कि अगर प्रश्न आ जाए कि गौडवाड़ क्षेत्र निम्न में से किस जिले में विस्तृत है, या तो अपने लगा देंगे कि लुई जवाई बेसिन जहां तक कि नदियों का प्रवाह क्षेत्र है, और नहीं फिर जोधपुर, जालौर और पाली क्षेत्र।
और जालोर सिवाना की पहाड़ियां व मलानी पहाड़ियां इस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। फिर हम बात करते हैं, चलिए एक बार हम राजस्थान के मानचित्र में इस क्षेत्र को विधिवत रूप से देखते हैं। अभी हम बात कर रहे थे, पूर्व में हम पढ़ चुके हैं रेतीला शुष्क प्रदेश बिल्कुल पश्चिम में, और अब जो अरावली का ये वाला भाग है जिसमें हम आज पढ़ रहे हैं अर्ध शुष्क प्रदेश, ये वाला भाग अर्ध शुष्क प्रदेश। इस अर्ध शुष्क प्रदेश में हमने पहले पढ़ लिया है घग्गर का मैदान, और फिर हमने पढ़ा है लूनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश, और वहीं बिल्कुल मध्य में नागौरी उच्च भूमि और राजस्थान बांगड़ या शेखावाटी प्रदेश। तो चार भाग इसके अर्ध शुष्क प्रदेश के, घग्गर का मैदान, राजस्थान बांगड़ या शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन। अब हम बात करते हैं नागौरी उच्च भूमि की। बिल्कुल इस क्षेत्र के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। यह राजस्थान बांगर का बिल्कुल मध्यवर्ती भाग है। इस क्षेत्र में ये जो यानी कि नागौरी उच्च भूमि का क्षेत्र है, इसमें नमक युक्त झीलें मिलती है। क्या मिलती है? नमक युक्त झीलें, अंतर प्रवाह जलक्रम वाली नदियां, साथ ही प्राचीन चट्टानें, ऊंचा नीचा धरातल नागौरी उच्च भूमि में हमें देखने को मिलता है। मिट्टी में लवणता है, जो सोडियम क्लोराइड की मात्रा है वो इस क्षेत्र में क्या है? अधिक है, और अधिक होने के कारण अपने यहां की जो झीलें हैं, यहां की जो झीलें हैं वह उनका पानी क्या है? खारा है। जैसे डीडवाना झील, कुचामन झील, सांबर झील, नावा झील। और गहराई में माइकासिस्ट नमक की चट्टाने हैं, और केशिकताओं के कारण नमक सतह पर आता रहता है, यानी कि आपको सतह पर नमक मिलेगा। केशिकताओं आप अच्छी तरह से जानते हो कि धीरे धीरे रिस रिस कर जैसे कोई अपने एक बाती में तेल ऊपर चढ़ता है, उसी तरह से ये नमक लवण है, ये धीरे धीरे सतह के बिल्कुल ऊपर आ जाता है, फिर उसकी एक परत बन जाती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला क्षेत्र, शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। चलिए इसे नक्शे में देखते हैं। हाँ जी, इस नक्शे को आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि जो मानचित्र है वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाता है, तो पढ़ने में हमें आसानी होती है। इसलिए हमारी टीम नक्शे पर विशेष तौर पर कार्य कर रही है। यानी कि इससे पूर्व हमने घग्गर का मैदान पढ़ लिया है, लूनी बेसिन पढ़ लिया है, और नागौरी उच्च भूमि यह पढ़ रहे हैं हमने, और ये पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं शेखावाटी क्षेत्र। अगर शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान में चूरू, झुंझुनू एवं उत्तरी नागौर का जो क्षेत्र है वह शेखावाटी के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में बरखान प्रकार के बालूका स्तूपों का बाहुल्य मिलता है, यानी कि इस जो ये शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में इस क्षेत्र में हमें जो बरखान बालू का स्तूप है वो ज्यादा देखने को है। साथ ही इस क्षेत्र में इस प्रदेश की जो सभी नदियां हैं, जैसे कांतली, मेथा, रूपनगढ़, खारी, बांडी का नाला, खंडेल, ये सारी की सारी आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं। किस क्षेत्र में? शेखावाटी का आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र में। साथ ही जो 25 सेमी जल वर्षा रेखा इस महान शुष्क मरुस्थल से इसे अलग करती है, यानी कि 25 सेमी जो महान जल वर्षा रेखा है तो वो इसे क्या करेगी? शुष्क मरुस्थल से अलग कर देती है। इस भूभाग में कच्चे व पक्के कुओं का निर्माण किया जाता है, यानी कि शेखावाटी में
जिन्हें जोहड़ या नाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? जोहड़ या नाड़ा। फिर बालूका स्तूपों के मध्य जल प्रवाह से जल बालूका स्तूपों के मध्य जल एकत्रित हो जाता है वर्षा के कारण, जिसे सर या सरोवर कहते हैं। यानी कि जो यहाँ के बालूका स्तूप है उनके बीच में स्थान रह गया, वहां जल एकत्रित हो जाएगा, उन्हें क्या कहेंगे? सर या सरोवर। जैसे कि मानासर, पूलासर, कानासर व जस्सूसर आदि। इस तरह से राजस्थान को जो महान मरुस्थल का प्रदेश का भूभाग है, इसके दोनों भाग हमने कर लिए हैं। अब हम करने जा रहे हैं मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना यहाँ एक चीज कि जो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। यहाँ ध्यान रखना, कई साथी इसको कहते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ये नहीं है शब्द, ये क्या है कि विश्व की विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से यह एक है। यानी कि विश्व की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें से यह एक है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला, जो राजस्थान को दो असमान भागों में बांटती है। चलिए इसको नक्शे के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से इस अरावली को हम देखते हैं। यह हमारी अरावली पर्वतमाला है, बिल्कुल राजस्थान के बिल्कुल मध्य में स्थित है। इस पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो यह इसका उत्तरी और पूर्वी भाग है अरावली पर्वतमाला का, और यह बिल्कुल अजमेर के पास मध्य अरावली आ गई, जो कि संकरी होती आ रही है। और फिर यह जो अपने माउंट आबू एरिया, चट्टानी क्षेत्र, उदयपुर का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, यहां पर फिर इसने चौड़ाई व सघनता प्राप्त कर ली है। यह राजस्थान को दो असमान भागों में विभाजित कर रही है। जैसे यह क्षेत्र राजस्थान का, यह जो पूर्वी क्षेत्र है, यह तो उपजाऊ है, और वहीं अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यह क्षेत्र क्या है? इसकी अपेक्षा में कम उपजाऊ है। तो चलिए पढ़ते हैं मध्यवर्ती राजस्थान का अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली के अगर हम पर्वतों की बात करें, इसकी पहाड़ों की बात करें, तो पर्वतों में ग्रेनाइट चट्टानें भी मिलती है, जो कि सेंदड़ा ब्यावर के पास अधिक फैली हुई है। कौन सी चट्टानें? ग्रेनाइट की चट्टानें। दिल्ली सुपर ग्रुप में क्वार्ट्जाइट चट्टानों की बहुलता देखने को मिलती है। यानी कि अरावली का जो दिल्ली सुपर ग्रुप है, इसमें क्वार्ट्जाइट चट्टानों की अधिकता देखने को मिलती है। इस संपूर्ण प्रदेश, यह अगर अरावली की बात की जाए तो अरावली संपूर्ण राजस्थान या संपूर्ण प्रदेश के भूभाग का 9% क्षेत्र पर विस्तृत है। वहीं इसमें जो अरावली है मध्यवर्ती राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में, इसमें राज्य की कुल जनसंख्या का 10% हिस्सा रहता है। और साथ ही यह भी ध्यान रखना कि यहाँ पर जो अधिकांश जनसंख्या है वह जनजातियां निवास करती है। यानी कि जो अरावली क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकांश जनजातियों का निवास है, जैसे भील, मीणा, ग्रासिया, डामोर इत्यादि। साथ ही जो अरावली पर्वतमाला है, यह यहाँ पर वर्षा 50 सेमी से 90 सेमी के मध्य होती है। एक वर्षा यह राजस्थान में एक जल विभाजक रेखा का कार्य भी करती है, क्योंकि पूर्व का क्षेत्र, राजस्थान के पूर्व क्षेत्र में अरावली के कारण, ऊंची पहाड़ियों के कारण ज्यादा बारिश हो रही है, और वहीं जो पश्चिम क्षेत्र है वहां पूर्व की अपेक्षा कम बारिश होती है। कहने का मतलब जो पूर्व का क्षेत्र है वह उपजाऊ है, और वहीं पश्चिम का क्षेत्र कम वर्षा होने के कारण क्या है? अनुपजाऊ है। यह हमारी अरावली पर्वतमाला है, ऊंची ऊंची पहाड़ियों का ये क्षेत्र है। यह क्षेत्र क्या है? उपजाऊ है। और वहीं यह क्षेत्र क्या है?
बिल्कुल शुष्क है, यानी कि एक असमान जल विभाजक रेखा का कार्य कौन कर रही है? अरावली पर्वत श्रृंखला। वहीं अगर अरावली में जलवायु की बात करें तो यहाँ उपाद्र जलवायु मिलती है। जो अरावली का क्षेत्र है इसमें काली, भूरी, लाल व कंक्रीटी मिट्टी का बाहुल्य है। इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी मिलती है? काली, भूरी, लाल व कंक्रीटी मिट्टी। और अरावली की अगर हम बात करें तो अपने उदयपुर जिला, सलूंबर, नवीन जिला, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, बयावर, अजमेर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, सिरोही, सीकर, झुंझुनू, पाली, जयपुर, अलवर व तिजारा जिला तक इस अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अब देखते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है यह कहां से कहां तक विस्तृत है। तो अरावली कर्णवत रूप से दक्षिण पश्चिम में खेड़ब्रह्म पालनपुर यानी कि गुजरात से लेकर खेड़ब्रह्म पालनपुर से लेकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र झुंझुनू तक श्रृंखलाबद्ध रूप से दिल्ली के रायसीना पहाड़ी। और ये ध्यान रखना, यह जो रायसीना पहाड़ी है यह माननीय भारतीय राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का भवन है, वहां तक ये क्षेत्र विस्तृत है। यानी कि राजस्थान के नक्शे में इस हिसाब से कि यह खेड़ ब्रह्म पालनपुर से लेकर राजस्थान के तो सिंगाना, खेतड़ी क्षेत्र, झुंझुनू और फिर राष्ट्रपति भवन तक विस्तृत है। चलिए इसको मानचित्र के माध्यम से देखते हैं हम। ये राजी, यह पूर्वी भाग, यह पश्चिम, यह उत्तर और दक्षिण। तो यह दक्षिण पश्चिम से यानी कि ये वाला भाग अरावली का दक्षिण पश्चिम खेड़ब्रह्म गुजरात से लेकर और उत्तर पूर्व ये अपने झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र आ गया यहां तक, और थोड़ी दूर यहां पर यह रायसीना पर माननीय राष्ट्रपति भवन, यहां तक यह अरावली का विस्तार हमें देखने को मिलता है। अगर अरावली की श्रृंखलाबद्ध चौड़ाई व ऊंचाई की बात की जाए तो अरावली श्रृंखला की जो चौड़ाई व ऊंचाई है वह दक्षिण पश्चिम, एक बार फिर से, कि जो अरावली श्रृंखला की जो चौड़ाई है वह दक्षिण पश्चिम में अधिक, वहीं उत्तर पूर्व में यह दिल्ली तक जाते जाते क्या है? कम होती जाती है। अगर ये प्रश्न आ जाए कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस क्षेत्र का अवशेष है, तो यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली पर्वत श्रृंखला किसका अवशेष है? तो यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और इस अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण 650 मिलियन वर्ष पूर्व, कब? 650 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुआ था। कब हुआ था? 650 ईस्वी पूर्व प्री कैम्ब्रियन कल्प में इस अरावली श्रृंखला का निर्माण होता है। अरावली पर्वत प्रारंभ में बहुत ऊंचे ऊंचे अनाच्छादन के कारण आज अवशिष्ट पर्वत रह गए। यानी कि प्रारंभ जब हुआ था, शुरुआत हुई थी अरावली की, तो ये बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणियां थी, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया, हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो यहाँ पहले बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, लेकिन वर्तमान में यह एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में रह गई है। कहने का मतलब आच्छादित है वो, यहाँ अपने वायु के कारण, जल के कारण यह प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक कटी फटी रहेगी, यानी कि अब सिर्फ अवशिष्ट पर्वत के रूप में यह बची है। जैसे यूएसए के अल्पेशियन पर्वत के समान, किसके समान है? यूएसए का जैसे अल्पेशियन पर्वत है, वह भी एक आच्छादन पर्वत का ही एक उदाहरण है। अरावली क्षेत्र में महत्वपूर्ण खनिजों की बहुतायता है, यानी कि जो मध्यवर्ती राजस्थान का अरावली क्षेत्र है, इसमें खनिजों की दृष्टि से यह बहुत ही संपन्न क्षेत्र है। यहां पर अरावली के इस क्षेत्र में
महत्वपूर्ण खनिज जैसे तांबा, शीशा, जस्ता, अभ्रक, चांदी, लोहा, मैंगनीज, ग्रेनाइट, मार्बल व चूना पत्थर निकाला जाता है। यह राजस्थान का प्रश्न आ जाए, निम्न में से कौन सा प्रदेश, कौन सा भाग खनिजों की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है? तो उत्तर क्या रहेगा हमारा? अरावली मध्य क्षेत्र। कौन सा? अरावली मध्य क्षेत्र। अब हम बात करते हैं मुख्य दर्रों की, बहुत ही महत्वपूर्ण। अरावली के बीच से मुख्य दर्रे जैसे मैसूरी की नाल, हाथीगुड़ा का दर्रा, केवड़ा की नाल, ये सारे के सारे दर्रे कहाँ हैं? उदयपुर में। इनको नक्शे के माध्यम से भी देखेंगे हम एक बार फिर से। अरावली के मुख्य जो दर्रे हैं या नाल है, यानी कि पहाड़ों के बीच से निकलने का रास्ता, उन्हें क्या कहते हैं? दर्रे। तो देसूरी की नाल, हाथीगुड़ा का दर्रा, केवड़ा की नाल, यह उदयपुर में स्थित है। झील वाड़ा की नाल, जिसे पगलिया नाल भी कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर सोमेश्वर नाल, फिर कौन सी? सोमेश्वर की नाल या दर्रा, शिवपुर घाट, दिवेर, हल्दी घाटी का दर्रा एवं देवारी, यह प्रमुख है। चलिए एक बार मानचित्र के माध्यम से राजस्थान के प्रमुख दर्रे या घाट के प्रमुख दर्रे हम नक्शे के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से देखते हैं साथियों। तो सबसे पहले हम चलते हैं बर्र दर्रा। कहां पर है बर्र दर्रा? बिल्कुल यहां ब्यावर के पास। फिर इसके बाद कमली घाट दर्रा कहां है? राजसमंद में। कहां है? राजसमंद में। गौरम घाट, ये भी कहां है? राजसमंद में। और फिर बात करते हैं पाली में देसूरी की नाल। कौन सी? देसूरी की नाल, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। मारवाड़ व मेवाड़ को आपस में जोड़ने वाली नाल कौन सी है? देसूरी की नाल। फिर सोमेश्वर की नाल, बिल्कुल यह भी पाली में। हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद जिले में। हाथी दर्रा कहां है? उदयपुर। और सिरोही में। फुलवारी की नाल उदयपुर में। दिखाई दे रहा है ना साथियों? स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। फिर उदयपुर में केवड़ा की नाल, देवारी में, अपने उदयपुर में देवारी की नाल। और फिर चलते हैं हम बूंदी में। बूंदी में लाखेरी दर्रा। कौन सा? लाखेरी दर्रा। और फिर बूंदी में रामगढ़ खटकड़ दर्रा। और बूंदी में ही जैतवास दर्रा। झालावाड़ में चलते हैं, घाटोली दर्रा। कौन सा? घाटोली दर्रा। इसके बाद अजमेर में शिवपुरा एवं सुरा घाट। शिवपुरा एवं सुरा घाट। वहीं साथियों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, देसूरी की नाल। अब प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक नाल या सर्वाधिक दर्रे किस जिले में है? तो उत्तर क्या रहेगा हमारा? राजसमंद जिला। कौन सा जिला जी? राजसमंद जिला। फिर हम बात करते हैं अरावली का यह जो क्षेत्र है, अरावली का यह जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहां हमने पहले भी बात की थी कि इसमें जनजातियां मुख्य रूप से रहती हैं, जिसमें भील, मीणा, गरासिया, डामोर आदि जनजातियां मुख्य है। और अरावली की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह कौन सी है? गुरु शिखर। और आप सभी को अच्छे से विदित है गुरु शिखर की ऊंचाई वो कितनी है? 1722 मीटर। कितनी? 1722 मीटर। वहीं वो पूछ ले कि अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? तो 992 किलोमीटर। गुजरात की खेड़ ब्रह्मा से लेकर दिल्ली रायसीना माननीय राष्ट्रपति भवन तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? सॉरी, 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। और वहीं अगर राजस्थान में इसकी हमारे से अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई पूछ ले तो कितनी है? 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर। यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला का 80% भाग किस में आता है? राजस्थान में आता है। किस में आता है? राजस्थान में आता है। और अरावली के जो ढाल है, अरावली के जो ढाल है, उन ढालों पर मक्के की खेती बहुतायता से
की जाती है। प्रश्न आ जाए परीक्षा की दृष्टि से कि अरावली के डालों पर किस फसल की खेती मुख्यतः होती है, तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? मक्के की खेती इसके डालों पर की जाती है। अरावली महान जल विभाजक का कार्य करती है। क्यों? क्योंकि इसके जो पूर्व में गिरने वाली नदियां हैं, नदियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में तथा पश्चिम में गिरने वाली नदियों द्वारा अरब सागर में पानी लेकर जाया जाता है। अभी देखते हैं हम इसको मानचित्र के माध्यम से। यह हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला आ गई राजस्थान के बीचों बीच में। यह आ गया इसका पूर्वी भाग। इस भाग में प्रवाहित होने वाली नदियां अपना जल कहां लेकर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। और वहीं इस अरावली पर्वत श्रृंखला के जो पश्चिम में नदियां प्रवाहित होती है वह अपना जल कहां लेकर जाती है? अरब सागर में। एक बार पुनः, यह अरावली पर्वत श्रृंखला आ गई। इसके जो पूर्वी भाग में नदियां बहती है वह अपना जल कहां लेकर जा रही है? बंगाल की खाड़ी में। और जो पश्चिम भाग में नदियां बहती है वह अपना जल कहां लेकर जाएंगी? अरब सागर में। तो यह अरावली पर्वत श्रृंखला महान जल विभाजक रेखा का भी यह कार्य करती है। फिर आगे है अरावली के मुख्य भाग। इन अरावली के मुख्य भागों को हम पढ़ेंगे आगामी कक्षा में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर आज फिर क्विज तथा महत्वपूर्ण नोट्स प्रेषित किए जाएंगे। जरूर भाग लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया साथियों।